नमस्कार। मैं पारिजात मिश्रा आप सभी का यूपीएचजेएस मेंस क्रैश कोर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, हम सभी इन दिनों उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके क्रम में कल हमने भूमिधर द्वारा समर्पण, आसामी द्वारा समर्पण और भूमिधर द्वारा परित्याग के बारे में विस्तार से चर्चा की। और आज हम लोग इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कि आज डिस्कस करेंगे, जो कि हायर जुडिशरी में भी काफी रिलेवेंट है। ये है ग्राम पंचायत द्वारा जो भूमि का आवंटन किया जाता है। ये कृषि प्रयोजनों हेतु, देखिए, अभी जो आपने देखा था 60 ऑनवर्ड्स, इसमें आप अंतर समझ लीजिए। ये जो रहा है, हाँ, ये आपने देखा होगा कि 64, 64 में जो बातें कही गई हैं वो आबादी साइट्स के लिए हैं। और आबादी साइट्स में अलॉटमेंट का प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या होगा, ये वहां पर बताया गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेक्शन 67 पर। सेक्शन 67 का जो क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए आप लोग। ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। ये हालांकि यूपीएचजेएस मेंस 2018 पार्ट 3 में भी पूछा गया है। 20 में तो शायद नहीं आया, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर गांव निधि, समेकित गांव निधि हमने विस्तार से आप लोगों को बताया था। खातेदारी के वर्ग भी बताया था। फिर सेक्शन 80 जो है, सॉरी, सेक्शन 77, एक बार आप लोगों को पूरा मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है सेक्शन 677। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं लिखवाना भी चाह रहा हूं। ये कह रहा है, आप लोग मेरे खोल लीजिए। ये कह रहा है कि भूमिधरी राइट्स नॉट टू एक्रू इन सर्टेन लैंड्स। कुछ ऐसी भूमियां हैं जिन पर की भूमिधरी अधिकार उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं या प्राप्त नहीं होंगे। इसको आप 77 को रीड विद कर लीजिए सेक्शन 59 से, और 59 को रीड विद कर लीजिए सेक्शन 77 से। दोनों में अंतर संबंध क्या है? अब प्रश्न उठता है कि अंतर संबंध क्या है। देखिए, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना, यह तो सेक्शन 59 कह रहा है। और ये 77 कह रहा है कि कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। यानी कि ये भूमियां पहले एक जगह पर इसको डिमार्केट कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी लैंड हैं जिन पर की भूमिधरी राइट्स एक्रू ही नहीं हो सकते, प्राप्त ही नहीं हो सकते। उन भूमियों को डिमार्केट कर लेंगे और उसको हम ग्राम पंचायतों को सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग देंगे। ये है दोनों में अंतर संबंध, ग्राम पंचायत, अन्य स्थानीय प्राधिकरणों। तो ये आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद घोषणा, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग, इसमें 80, 81, 82, 83, ये सब एक लाइन से इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद विनिमय देख लीजिएगा।
अब 93 में भाई कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, इसलिए आई एम नॉट श्योर, मेरे पास अमेंडमेंट वाला था हम्म, तो 93 में आप लोग देख लीजिएगा, ये जो मेरी पुरानी बेयर एक्ट है इसमें कहा गया है कि धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जे का अंतरण विक्रय माना जाए। आपका उद्देश्य धनराशि प्राप्त करना ना हो सकता है अन्य प्रयोजनों के लिए आप कब्जा दे तो विक्रय ना माना जाए। 93 भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने आपको बताया ही डिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये अपने आप में। इस पर क्वेश्चन भी खूब बने हैं। 107 जो है वो पुरुष भूमिधर, सॉरी 107 जो है वो किसी भी भूमिधर या आसामी द्वारा वसीयत कैसे की जाएगी उसके बारे में बताया गया है कि वसीयत हमेशा लिखित, हस्ताक्षरित और दो साक्षियों द्वारा अभिप्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत होगी। ठीक है, तो ये वसीयत के प्रावधान हैं। उसके बाद आप लोग 108 में देखिए, ये पुरुष भूमिधर की बात कर रहा है। यहां पर पुरुष और महिला पे बात आ गई है। तो 108 पुरुष भूमिधर आसामी सरकारी पट्टेदार तीनों के, यानी चारों हो गए भूमिधर, उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या है, ये इसकी चर्चा पुरुष वाले की 108 में की गई है। और इससे संबंधित समस्याएं भी हमने आपको कुछ हल भी कराई थी। 108 में जनरल रूल्स दिए गए हैं, जनरल रूल्स दिए गए हैं जिनमें रूल ऑफ इक्वल शेयर्स है, रूल ऑफ एक्सक्लूशन है, अपवर्जन का नियम है, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू विडोज मोर देन वन फ्रॉम सम बीटीआर। जिसकी एक से अधिक विधवाएं हैं उनमें क्या प्रोसीजर होगी। तो सभी विधवाओं का एक अंश बनता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 108 का प्रेफरेंशियल ऑर्डर देख लीजिएगा। अब 109 और 110 में महिलाओं की बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। 109 जो है वो बात करता है कि स्त्री को ऐसा हित प्राप्त हुआ हो किसी वारिस होने के नाते, विरासत से मिला हो, किसी पुरुष जो है वो भूमिधर से उसको विरासत में प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, ये 109 में बताया गया है। और 110 में इन्होंने ये तो नहीं कहा कि सेल्फ एक्वायर्ड, इन्होंने कहा स्त्री वारिस से भिन्न। यानी कि इसमें एक तरह से और चीजें भी ये इंक्लूड कर सकते हैं, बट सीधा सा मतलब यहाँ पर इनका है कि जो स्त्री ने सेल्फ एक्वायर्ड भूमियां प्राप्त की हैं उनमें क्या उनका उत्तराधिकार होगा। 111 कोई विशेष नहीं है, बता दिया था हालांकि आप लोगों को कि ये जो धार्मिक विन्यास मठ वगैरह होते हैं इनमें जो प्रबंधन होता है, मठ क्या देवस्थान, और इसमें आई थिंक मुस्लिम वक्फ भी है। तो अब उसमें अगर मान लीजिए कोई जोत है, कोई कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, तो फिर भी उसके जो उसका जो मैनेजमेंट है वो उस पर जो है वो यूपी रेवेन्यू कोड नहीं अप्लाई करेगी। पर्सनल लॉज की जो के प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे। यानी कि अगर मुस्लिम वक्फ है उससे जुड़ी हुई जोत है, मठ है, देवस्थान है, तो इन सबसे जुड़ी हुई जोत अगर कोई है तो वो उस जोत का रेगुलेशन जोत को मैनेज करने वाले के फेथ से होगा, रिलीजन से, पर्सनल लॉ। ठीक है, अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट में इसीलिए सारी चीजें पहले ही बता दे रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि उत्तरजीविता द्वारा सह खातेदारों के हित का संक्रमण।
इसमें यह है कि अगर कई सह खातेदार हैं, यहां पर इन्होंने सह विधवाओं की बात की है। इसका जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि अगर एक से अधिक विधवाएं हैं, कल हमने उदाहरण देकर आप लोगों को समझाया था कि जैसे कि एक प्रॉपर्टी में मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 विधवाएं हैं, ठीक है, और 4 विधवाओं में से 2 विधवाएं मर गई, तो उन 2 मृतक विधवाओं का शेयर भी बाकी 2 के पास चला जाएगा, हित का न्यागमन हो जाएगा। तो वो जो बची हुई दोनों विधवाएं हैं वो 1/2 1/2 पाएंगी, आधा आधा। और अगर वो दोनों जीवित होती, मरी ना होती, तो सबको 1/4 1/4 मिलता। यानी कि किसी भी विधवा का हित दोलायमान है, पेंडुलम जैसा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक, अच्छा, ठीक है। अब ये डिवोल्यूशन से जुड़ी हुई कुछ शर्तों की बात इन्होंने किया है। इसको हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी कल बता दिया था, तो दोहराना क्या मतलब है। 114 का ए जो है वो गर्भस्थ शिशु की बात करता है। ये रीड विद है हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 20 से। और फिर इसका जो बी है वो साइमल्टेनियस डेथ की बात कर रहा है। उसमें ये माना जाता है कि एक साथ अगर मृत्यु हुई हो तो जो बड़ा है वो छोटे से पहले मरा है, यानी कि छोटा बड़े का उत्तराधिकारी। ये एक प्रिजम्पशन है। तो एक साथ मृत्यु होना जो है साइमल्टेनियस डेथ, ये है HSA सेक्शन 21, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 21 का। और इसका सी देखिए, इसको मैं अंदर जाके नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं आज। सी जो है उसमें आप लिख लीजिए साइड में हत्यारा वंचित, हत्यारा वंचित, या लिख लीजिए मर्डरर डिस्क्वालिफाइड इंग्लिश वाले। ये इसको रीड विद कर लीजिए HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 25। ठीक है। अब ये इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा है। ये भी रीड विद सेक्शन, सॉरी, सी का ही एक्सटेंशन है। जो आपने हत्यारा वंचित लिखा है कि हत्यारे की जो मृत्यु है वो पिता की मृत्यु से पहले मानी जाएगी। हत्यारा तो मर्डर अपने पिता का जो है वो कर रहा है, लेकिन यहां पर उसको वंचित करने के लिए एक प्रिजम्पशन ये मान लिया गया कि हत्यारा वो पिता के मरने से पहले ही मर गया है। इस प्रिजम्पशन की बात डी में की गई। और ये नीचे एक्सप्लेनेशन में उन्होंने धाराएं भी लिख दिया है आईपीसी की, कि इन इन धाराओं में अगर हत्यारे का कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन पर ही माना जाएगा ऐसा। ठीक है। फिर 115 राजगामित्व है, इस चीट है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि 107 108 108 109 110, यानी कि इन सब में भी कोई कैटेगरी में कोई वारिस न हो। ठीक है। जहां किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी आसामी की ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाए, जिलाधिकारी से, ये तो खैर ठीक ही है। वहां उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर से, ये तो बात कर रहा है कि ठीक है। यहाँ एसडीओ कब्जा लेगा, 1 वर्ष के लिए पट्टा दे सकेगा अगर किसी भूमिधर से प्राप्त भूमि को कोई आसामी असामी लिया हो और उस असामी के कोई उत्तराधिकारी ना मालूम। और फिर आगे की प्रोसेस बताया है कि 3 साल तक अगर कोई उसका क्लेमेंट नहीं आता है, उसकी जो लिमिटेशन है वो 3 इयर्स है। ठीक। अब ये है कि इसमें आवेदन करता है जो क्लेमेंट होता है, और उस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है एसडीओ। स्वीकार करने पर क्या होगा, अस्वीकार करने पर क्या होगा। स्वीकार करने पर उसको रिस्टोर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। अस्वीकार अगर करता है तो फिर
जो एग्रीव्ड एप्लीकेंट है या क्लेमेंट है, वो सेक्शन 144 के तहत डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। तो ये रही बात। आज जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका सब क्लॉज 7 देखिए। इसका सब क्लॉज 7 देख लीजिए। ठीक है। सब क्लॉज 7 ये कह रहा है कि ये रिकवरी ऑफ मनी की बात है। ये रिकवरी ऑफ मनी की बात है कि भाई देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई असामी या भूमिधर जो है, उसके वारिस का पता न चल रहा हो, और एसडीओ यानी उप जिलाधिकारी ने ऐसी जमीन को साल दर साल पट्टे पर उठा दिया हो, साल दर साल पट्टे पर उठा दिया गया हो, तो भाई जितने साल वो पट्टे पर रहेगी, जब तक कि दावेदार अपना दावा साबित नहीं कर लेता, उतने साल का जो पट्टे का जो प्रीमियम मिला होगा, उस प्रीमियम को वापस करना होगा। उसमें से आप अपना जो भी खर्चा है मैनेजमेंट का और सब, और लैंड डेवलपमेंट का, वो सब काट लीजिए, और वो उसके बोनाफाइड क्लेमेंट को वापस कर दीजिए। यही कहा गया है। 116 देखिए। 116 इंपॉर्टेंट है। ये डिवीजन यानी विभाजन का वाद है। पार्टीशन शूट जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये विभाजन का जो वाद है, ये भी एसडीओ के यहाँ दायर होता है। एसडीओ के यहाँ दायर होता है, और इसकी अपील कमिश्नर के यहाँ होती है। और देखिए, इसमें भी इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है। 116 और 117, इस पर एक केस भी बताया था हमने आप लोगों को, पूरन सिंह वर्सेस जवाहर सिंह, 1989 आरडी। उसमें ये कहा गया था कि एक से अधिक गाटे हों तो भी एक ही बात लाया जाए। यानी आप वादों की बहुलता नहीं कर सकते ना, कि हर गाटे के लिए आप अलग अलग पार्टी से सूट ला रहे हैं ना। आप लोग जितने को शेयरर हैं आए, सब लोग अपना अपना एक साथ मुकदमे में आए पार्टी बन के, और उनका जो है वो जो कहते हैं डिवीजन कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा, विभाजन का बाद। इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, नोटिस है, और पहले तो ये वाद प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। फिर ये दूसरा कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट वगैरह जो होंगे वो भी जाएंगे जिसके पास आएगा। फिर ये कह रहे हैं कि एक से अधिक जोतों के लिए, विभाजन के लिए एक ही वाद आएगा। और ऐसे वाद में सब सेक्शन 4 में कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा। अगर किसी सूट में ग्राम पंचायत या लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया, तो समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से इसको कहेंगे हम्म, आवश्यक पक्षकार को, नेसेसरी पार्टी को अगर आपने पार्टी नहीं बनाया, तो ये सारवान गलती होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 117 में देखिए कि जोत का अगर विभाजन हो गया, तो ऐसे में न्यायालय का कर्तव्य क्या क्या है। सहायक कलेक्टर, अंडरलाइन, सहायक कलेक्टर यहां पर एसडीओ ही है। हम्म, ठीक है। अब आप लोगों को हमने कल का जो बताया था उस पर आ जाते हैं। भूमिधर द्वारा
समर्पण, ये हमने अभी आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। ठीक है, 122, 23, 24 और 25 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि 25 में भी हमने कुछ आप लोगों को बता दिया था। तो इसमें आप लोगों को ये बताया था हमने कि ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन किस प्रकार किया जाता है। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा, प्रश्नवार भी लिख सकते हैं, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि को उठाए जाने का वरीयता क्रम क्या होगा। ठीक है, अंतर्गत धारा 126 वरीयता क्रम क्या होगा, और ऐसे आवंटन का क्या परिणाम होगा। ये सब प्रश्न बना के लिखते चलिए। ऐसे आवंटन का, ये देखिए एग्रीकल्चरल लैंड है, और जो 63 में बात हम कर रहे थे वो आबादी साइट थी। लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। तो लिखिए ऐसे आवंटन का क्या परिणाम होता है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए, सेक्शन 128, ऐसे आवंटन और पट्टे का को रद्द कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, और उसकी क्या परिसीमाएं, लिमिटेशंस। यदि ऐसी जोत कलेक्टर द्वारा, ऐसी जोत का पट्टा या आवंटन, भूमि का आवंटन या पट्टे का निरस्तीकरण कलेक्टर द्वारा कर दिया जाए, सब प्रश्न के रूप में लिखते जाइए तो आपको आसानी होगी। यदि ऐसी किसी भूमि का आवंटन या पट्टे का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन, कलेक्टर द्वारा कर दिया जाए तो ऐसे निरस्तीकरण का क्या प्रभाव होगा। और लिखिए आगे, देखिए आप लोगों को हम एक साथ कई चीजें जो हैं वो मिलाकर पढ़ा दे रहे हैं। भूमि के आवंटन से का जो निरस्तीकरण होगा, उससे पीड़ित पक्षकार को क्या उपचार प्राप्त है। देखिए सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से इनकनेक्टेड, सब सेक्शंस पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको आपको इंटरकनेक्ट करके बताने की कोशिश की। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन 125 से 127, सेक्शन 125 से 127। धारा 125 के अनुसार, धारा 125 के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति, देखिए भूमि प्रबंधक समिति को ही अधिकार है इसमें। भूमि प्रबंधक समिति भूमि का आवंटन, भूमि का आवंटन उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को, अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात है कि एनी पर्सन का शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि नेचुरल भी हो सकता है व्यक्ति और लीगल भी हो सकता है।
यानी किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, संगम, बॉडी, कॉर्पोरेट, इसको भी अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है। तो भूमि प्रबंधक समिति भूमि का आवंटन उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्न रूप से प्रवेश दे सकेगी। ठीक है। लंबा सा डैश लगाइए और आगे लिखिए BNTR असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, इसको कहते हैं BNTR। ठीक है, BNTR। ये सेक्शन 59 में जो सौंपी गई ग्राम पंचायत की भूमियां हैं, ये उस पर आवंटन होता है। BNTR को सेक्शन 59 की जो भूमियां हैं उसमें से दिया जाता है ग्राम पंचायत की। और बी में देखिए आसामी की बात आ गई। आसामी ये सेक्शन 77 में प्रावधानित भूमियों पर सिवाय A, H एवं I के या धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत की भूमियों पर। इसका मतलब है कि 77 में प्रावधानित जो भूमियां हैं उनमें उनके क्लॉज A, H और I को छोड़कर शेष सभी भूमियां असामी को दी जा सकती हैं, इंक्लूडिंग द लैंड्स बिलोंगिंग टू अ ग्राम पंचायत अंडर सेक्शन 59। 59 के तहत तो ग्राम पंचायत की भूमियां असामी को अलॉट की ही जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेक्शन 77 में जो भूमियां बताई गई हैं वे भी अलॉट की जा सकती हैं, सिवाय क्लॉज A, H और I की भूमियों के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे आप लोग लिखिए, हम सारे क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में लेंगे। आगे हेडिंग डाल लीजिए, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि को उठाए जाने में, भूमि को उठाया जाने मतलब अलॉट करना, वरीयता क्रम। इसी को कहा गया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन एडमिशन टू लैंड बाय भूमि प्रबंधक समिति। ठीक है। ठीक, अब देखिए इसमें आप लोग जो हेडिंग लिखा उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन धारा 126। धारा 126 भूमि प्रबंधक समिति के लिए
लिखिए नीचे से, भूमि प्रबंधक समिति के लिए हाँ, भूमि प्रबंधक समिति के लिए यह आज्ञापक होगा, मैंडेटरी, यह आज्ञापक होगा कि वह भूमि के आवंटन में, कि वह भूमि के आवंटन में, देखिए अजय जी आपके लिए स्पीड स्लो कर दिया है मैंने, ठीक है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर बहुत तेज जाते हैं, तो मैंने थोड़ा स्पीड इसलिए, ठीक भी है, आप लोग समझते लिखते चलिए। भाई हमारे लिए तो उपलब्धि वही होगी कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझें, और धीमे और तेज चलना तो एक अलग विषय है। तो देखिए, भूमि प्रबंधक समिति के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह भूमि के आवंटन में BNTR, BNTR तो बताया ना, और असामी के तौर पर, असामी के तौर पर धारा 125 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, चाहे लीगल हो या नेचुरल हो, किसी व्यक्ति को धारा 126 के वरीयता क्रम के अनुसार आवंटित करेगी, है ना। आवंटित कर सकेगी, करेगी नहीं मत लिखिए, क्योंकि यहां पर मैं लिखा है इन्होंने। देखें, नो नो नो, शैल ही है, ठीक है, आवंटित करेगी ही होगा, क्योंकि यहां पर शैल लिखा है, शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। इसमें देखिए ए से लेकर एच तक डिफरेंट प्रोविजंस किए गए हैं। हालांकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में चीजों को बता दें। तो इसका जो ए है वो शहीदों के लिए, यानी कि जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी फैमिलीज को अलॉटमेंट की बात की गई। उनकी विधवा, उनके पुत्र, उसकी अनमैरिड डॉटर्स, उसके पेरेंट्स जो ग्राम सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हो। भाई अगर भूमि है तब क्यों अलॉटमेंट होगा, ये तो सिर्फ भूमिहीन होने की दशा में, तो इतने पर ही बात नहीं बनेगी, उनका भूमिहीन होना भी जरूरी है। अच्छा, बी में देखिए, ये विकलांग अवस्था की बात है कि देखिए पहले में तो मृत्यु पर बात कर लिया इन्होंने, और इसमें क्या है कि सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया, यहां ऊपर मृत्यु और नीचे विकलांगता, ऐसे आप समझिए। व्यक्ति वही है, क्या, कौन, संघ का सशस्त्र बल का सदस्य, यानी सर्विस इन द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। स्टेट के भी आर्म फोर्सेस होते हैं, जैसे PSC वगैरह है, लेकिन भाई इन्होंने कह दिया है कि संघ का हो। अच्छा चलिए, अच्छा फिर सी देखिए, सी ये कह रहा है भूमिहीन कृषि श्रमिक, इसकी परिभाषा धारा 4(3) में दी गई थी, जिसमें हमने आप लोगों को बताया भी था कि ऐसा कृषि श्रमिक जिसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि भूमि पर
कृषि कार्य करना हो तो वो ही, और उसके पास कोई भूमि न हो तो वही भूमिहीन कृषक माना जाएगा। तो इन्होंने, देखिए सी में इन्होंने क्या किया है, इस सी में इन्होंने रिजर्वेशन का कंप्लायंस लेकर इन्होंने अलॉटमेंट किया है कि ग्राम सभा में रहने वाले ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक जो शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी या एसटी या ओबीसी, 3 हो गया, या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनरल कैटेगरी के। इन्होंने 4 बातें कह दिया, एससी या एसटी या ओबीसी या बीपीएल ऑफ जनरल। ठीक, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या कह रहे हैं कि ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी कि यहां पर इन्होंने किसी रिजर्वेशन की बात नहीं की। इसका यह मतलब नहीं कि रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति यहां नहीं पा सकता, यहां भी पा सकता है, क्योंकि यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। बस ये है कि जनरल भी इस जमीन पर अगर पा सकता है, भूमिहीन कृषक अगर कोई योग्य है तो कैटेगरी में। ठीक है, और उसके बाद हाँ, ये अच्छा, एनी अदर लैंडलेस, ये तो आपको बता दिया। अब इसका ई देखिए, ए लैंडलेस पर्सन रिजाइडिंग इन ग्राम सभा हु हैज रिटायर्ड और बीइंग रिलीज्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इन द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन अदरवाइज देन एज एन ऑफिसर। मतलब ये कि वो कमीशन्ड ऑफिसर न रहा हो, इसमें रिजर्व फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं ना, तो उस रैंक पर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए है जो कि रिलीज या डिस्चार्ज किया गया हो सर्विस से। अरे तमाम सिपाही सूबेदार ये सब होते हैं ना, तो इन लोगों का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद ये लोग रिटायर हो जाते हैं। इनकी कोई 60 साल की सर्विस थोड़ी होती है। वो तो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए अगर आपका प्रमोशन हो गया तो फिर आप ऊपर तक जाएंगे। नहीं, कहाँ 60-62 में लोग रिटायर हो रहे हैं आर्मी में। अच्छा, उसके बाद देखिए एफ में ये कह रहे हैं कि ए लैंडलेस फ्रीडम फाइटर, अंडरलाइन कर लीजिए, भूमिहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखिए सबका समायोजन किया गया है, इसी को कहते हैं लेजिस्लेशन, जिसमें सबका समायोजन किया जाए। इन्होंने फ्रीडम फाइटर को यहां पर दे दिया एफ में। ए लैंडलेस फ्रीडम फाइटर residing in the Gram Sabha who has not been granted political pension। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई बेचारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो है, लेकिन उसको बेचारे को पेंशन नहीं ग्रांट की गई। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ग्रांट नहीं हो पाई किन्हीं कारणवश। मेरे सगे मौसा, मेरे सगे मौसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिफोर इंडिपेंडेंस, आई थिंक 1940-41 की बात होगी, वो लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो 42 में एक आंदोलन हुआ था, असहयोग हुआ था कि भारत छोड़ो, उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो उनके सर पर एक लाठी लगी थी। तो वो उन्होंने अस्पताल में जाकर इलाज कराया और उसमें उन्होंने लिखवा दिया कि ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ये फला फला। तो केवल इस साक्ष्य पर उनकी पॉलिटिकल पेंशन जो है वो ग्रांट हो गई।
हालांकि वकालत में बेचारे बहुत सफल नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उनको उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि आपको हम, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती थी एक जमाने में, पूरब का ऑक्सफोर्ड था ये। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप आइए, आपको हम लोग डायरेक्ट, उस जमाने में जजशिप वगैरह दी जाती थी, और वो जानते थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने ही भाइयों को सजा दें ये ठीक नहीं है। जितने भी अंग्रेजों के कानून थे सब ड्रेकोनियन कानून, ये ज्यादातर आप देखिए तो उनकी स्पिरिट जो है वो इंडियंस को इम्प्लीकेट करने की ज्यादा है। खैर, हम लोग विषय में से हटक भटक गए थोड़ा। तो ये हाँ, तो एफ में हम बात कर रहे थे लैंडलेस फ्रीडम फाइटर की। भाई ऐसा फ्रीडम फाइटर जो भूमिहीन हो और जिसको राजनीतिक पेंशन ग्रांट न की गई हो। और इसका सबसेक्शन जी देख लीजिए, एनी भूमिधर और असामी रेजाइडिंग इन द ग्राम सभा एंड होल्डिंग लैंड लेस देन 1.26 हेक्टेयर्स। देखिए ये बड़ी बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि कोई भूमिधर या आसामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.3, मान लीजिए भाई, 2.6 माने 5 से अधिक हो गया तो 1.3 हो गया, 1.3 हेक्टेयर से कम भूमि हो। 1.3 हेक्टेयर बराबर आप लोग लिख लीजिए उसी में साइड में 15 बीघा, मोटा मोटी बता रहे हैं, 15 बीघा, यानी 15 बीघे से कम हो। तो ये आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट जो है वो देखिए, क्लॉज एच, ये कह रहा है कि एनी अदर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, other backward class, or a pension of general category living below poverty line। तो चारों की बात अभी ऊपर हो ही चुकी थी, ठीक है। एज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट रिजाइडिंग इन ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा में तो नहीं रहते हैं बेचारे, ठीक है, लेकिन वो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, बट रिजाइडिंग इन द न्याय पंचायत सर्किल। अब देखिए है क्या ना, कि अब उस गांव में तो बेचारे को जमीन मिली नहीं, तो अगल बगल किसी न्याय पंचायत का एरिया थोड़ा बड़ा होता है। न्याय पंचायत जो है वो 2-3 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बन जाती है। यूपी पंचायत राज एक्ट में इसका प्रोविजन है। तो अगर सेक्शन 42 के तहत न्याय पंचायत में रह रहा है तो भी उसको दे दिया जाए। तो ये लास्ट कैटेगरी एच उन्होंने ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक के लिए रखी है। इसको आप लोग रीड विद कर लीजिएगा। सेक्शन भूमिहीन कृषि जो श्रमिक है, इसको सेक्शन अभी बताया था ना, भूल गया हमको। एक, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भूमिहीन कृषि श्रमिक है कौन। ये है सेक्शन 4 का 3, 4-3, भूल गया मैं भी, हो जाता है। सेक्शन 4-3, एग्रीकल्चरल लेबरर मीन्स अ पर्सन हुज, अंडरलाइन कीजिए, मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज मैनुअल लेबर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड।
अब देखिए यहां पर भी ये कितना स्पेसिफिक हो कर रहा है। पहली चीज तो ये कह रहा है कि भाई मेन सोर्स हो। अगर मेन सोर्स नहीं है, मेन सोर्स कुछ और है, नंबर दो का है, तो भी नहीं मानेंगे। देखिए कानून अपने आप में कितना होता है। मेन सोर्स हो आजीविका का, और दूसरा मैनुअल लेबर, माने फावड़ा उड़ा लेके खेती करता हो। ये नहीं कि ट्रैक्टर से मशीनें से काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर। और किस पर? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक। हम्म। चलिए ये तो यहाँ पर हो गया, इसको बहुत विस्तार देने की जरूरत अब नहीं है। तो ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि को उठाए जाने में क्या वरीयता क्रम होता है। ठीक है, तो आपने जान लिया होगा। अब देखिए 127 को, 127, 127 लगे हाथ आज तक देख लीजिए, क्योंकि कल हम कोई नया टॉपिक लेंगे। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट की बात कर रहा है कि अलॉटमेंट का क्या परिणाम होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, आवंटन का परिणाम डैश धारा 127। धारा 127, इसके नीचे से लिखिए नंबर एक, यदि कोई भूमि किसी व्यक्ति को आवंटन में दी जाती है, आवंटन में दी जाती है, और उस पर कोई वृक्ष या अन्य निर्माण कार्य, अन्य निर्माण कार्य का मतलब यह है कि भाई कुआं बना हुआ है, लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है, तमाम चीजें होती हैं भाई, इंप्रूवमेंट्स जिनको कहते हैं, चबूतरे बने हैं। तो कोई वृक्ष, अन्य निर्माण कार्य स्थित हैं, तो ऐसे वृक्ष और सुधार, इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ये कानून की भाषा में इसको इम्प्रूवमेंट कह दिया जाता है कि भाई इन्होंने कुछ लैंड में इम्प्रूवमेंट कर दिया, पंपिंग सेट लगवा दिया और चबूतरा बनवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया जमीन पर, तो ये इम्प्रूवमेंट है। तो कह रहा है कि ऐसे वृक्ष और इम्प्रूवमेंट, सुधार भी ऐसे व्यक्ति के साथ आवंटित किया हुआ समझा जाएगा। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपको को अलॉटमेंट तो हुआ, उस अलॉटमेंट के साथ आपको पेड़ भी मिल गया बढ़िया, और इम्प्रूवमेंट भी सारे मिल गए। तालाब उलाब, सॉरी तालाब कह रहे हैं, वो जो होता है कुआं वगैरह है और सब चीजें। अच्छा, नंबर दो लिखिए, यदि आवंट आवंटिति या एलॉटी समझिए, आवंटिति, हाँ, आवंटिति विवाहित पुरुष है, मैरिड मेल या मैरिड मैन, जो भी कहिए, विवाहित पुरुष है। देखिए ये बहुत बढ़िया प्रोविजन किया है। विवाहित पुरुष है और उसकी पत्नी जीवित है, और उसकी पत्नी जीवित है, तो ऐसी पत्नी भूमि में बराबर हिस्से की सह आवंटित होगी। यानी कि अगर 2 बीघे जमीन आवंटित की गई है, तो पुरुष को तो 1 बीघा उसका, 1 बीघा पत्नी का, यानी कि पति पत्नी दोनों एक एक बीघे के, यानी को, इसको कहते हैं को एलॉटी, बस को एलॉटी।
नहीं तो फिर उल्टा सीधा कर सकता है ना, इसलिए महिलाओं के हाथ में चीजें सेफ रहती हैं भाई। दारू पी के कुछ कर दिए, इधर उधर कर दिए तो गांवों में ये सब खूब होता है। अच्छा, उसके बाद और लिखिए आप कि आवंटन और पट्टे को कैसे रद्द किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एचजीएस में कई बार पूछा गया है भाई, इसलिए हम बार बार जोर देके कह रहे हैं। आवंटन और पट्टे का रद्द किया जाना, ये है सेक्शन 128। अपने से ही पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 128। ये रद्द करने की प्रक्रिया क्या है, रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कलेक्टर, डीएम साहब। और डीएम साहब इसका संज्ञान कैसे लेंगे? पीठासीन अधिकारी डैश एरो लगा के कलेक्टर। नंबर 2 संज्ञान, कॉग्निजेंस। बस ऐसे लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं, संज्ञान यानी कॉग्निजेंस। एरो लगाइए लंबा सा, लिखिए सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान, या अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन एग्रीड, या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, यानी स्वतः संज्ञान पर या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर। ठीक। और उसके बाद नंबर 3 पर लिखिए परिसीमा, परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड, यानी इतने समय के भीतर ही आप इसको आवंटन को रद्द करा सकते हैं। अलॉटमेंट के 5 साल, 5 years। लिमिटेशन के आगे लिखिए 5 वर्ष। ठीक। और इसमें एरो बना के 2 पार्ट बना दीजिए आगे ले जाके, ए और बी, 5 वर्ष के आगे। उसमें स्मॉल ए में लिखिए संहिता लागू होने से पूर्व, संहिता लागू होने से पूर्व, यानी कि 11 फरवरी 2016 के पूर्व जो आवंटन किए गए हैं, उसकी दशा में संहिता लागू होने यानी 11 फरवरी 2016 के दिनांक से 5 वर्ष तक, यानी 11 फरवरी 2021 तक वो पट्टा कैंसिलेशन या अलॉटमेंट कैंसिलेशन के लिए 5 साल के भीतर आवेदन देकर कलेक्टर के सामने इसका प्रार्थना पत्र दे सकता है। और बी देखिए, अब तो ये लागू होने से पूर्व आवंटन की बात है भाई, 11 फरवरी 2016 के पहले जो जो आवंटन हुए हैं उनकी बात की जा रही है। अब संहिता लागू होने के बाद जो अलॉटमेंट हुए हैं उस पर बात किया जाए, यानी कि 11 फरवरी 2016 के बाद जो अलॉटमेंट हुए हैं उनकी दशा में क्या होगा। संहिता लागू होने के उपरांत आवंटन की दशा में, आवंटन की दशा में, यानी कि मान लीजिए 11 फरवरी 2017 को आवंटन हुआ तो बाद में हो गया ना 1 साल। तो ऐसी दशा में आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष, यानी 11 फरवरी 2017 से 5 साल ले जाइए तो कितना होगा, 11 फरवरी 2022। तो ये इसकी लिमिटेशन है। और उसके बाद नंबर 4 पे लिखिए आधार, ग्राउंड। किन आधारों पर ऐसा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है या लाया जा सकता है? वो है अनियमित आवंटन, इरेगुलर अलॉटमेंट, इरेगुलर अलॉटमेंट। अब ये इरेगुलर अलॉटमेंट है क्या, इसमें कैसी इरेगुलरिटी है भाई, क्यों ऐसा कहा गया है? वो इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए ये जो इन्होंने अलॉटमेंट का सीक्वेंस दिया है उसमें क्या हुआ कि सीक्वेंस ब्रेक करके
सीक्वेंस ब्रेक करके या किसी भूमिहीन कृषि श्रमिक को बाईपास करके उसके नीचे के प्रेफरेंशियल वाले ऑर्डर वाले ने को अलॉटमेंट कर दिया गया हो, तो भाई कलेक्टर देखेगा, सारे कागज मंगाएगा। ये अनियमितता है। और भी कई सारी कंडीशन है जिनको इरेगुलरिटी माना गया, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कोई आवंटन के लिए वो दिया हो और पता चला भूमिहीन ही ना हो, भूमिहीन भूमिहीन कह रहा है और भूमिहीन ना निकले वो, तो फिर क्या, जो उसका जो पड़ोसी है वो जाएगा एक एप्लीकेशन शिकायत कराएगा, तो कलेक्टर साहब बुलाएंगे तो संज्ञान लेके। ऐसे होता है व्यवहार में। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होगा। संज्ञान स्वतः संज्ञान या आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा पीड़ित पक्ष के, और परिसीमा इसकी 5 वर्ष होगी। और आधार यानी ग्राउंड जो होगा वो इरेगुलर अलॉटमेंट होगा, अनियमित आवंटन होगा। इतना भी अगर आप जल्दी में एडजेएस में लिख देते हैं आवंटन में, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर। ठीक है, अब लिखिए नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, धारा 128(1) के अनुसार, धारा 128(1) के अनुसार कलेक्टर, देखिए कलेक्टर हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये लैंड रेवेन्यू कोड है, ये लैंड रेवेन्यू कोड है। और कलेक्टर किस संदर्भ में कहा जाता है वो हमने आपको बताया। भाई अंग्रेजों ने कलेक्टर शब्द ही दिया कि जो उनको लगान वसूल के दे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे, यानी कि जिले का सबसे बड़ा रिकवरी एजेंट अंग्रेजों का कलेक्टर है। ठीक है, वो तो आजादी के बाद उनका रोल बदल दिया गया, तो रेवेन्यू के एस्पेक्ट में कलेक्टर ही बोला जाता है, वन हु कलेक्ट्स द लैंड रेवेन्यू और रेंट फ्रॉम द पर्सन कंसर्न। ठीक है, तो ये हो गया 128(1) के अनुसार कलेक्टर या तो डैश नंबर 1 स्वतः संज्ञान पर, कॉमा, या देखिए उसी चीज को सिस्टमेटिक वे में लिखवा रहा हूं, या नंबर 2 इटालियन में चाहे जिसमें लिख लीजिए, या रोमन में, नंबर 2 पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, यही तो बताया, पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, कॉमा, भूमि के आवंटन में की गई अनियमितता, कॉमा, भूमि के आवंटन में की गई अनियमितता। अब वो अनियमितता चाहे वो सरकारी महकमे की तरफ से हो या उस जो अलॉटी हो उसकी तरफ से हो, अनियमितता की जांच निम्न आधारों पर कर सकेगा। अब वो ग्राउंड आप लोग समझ लीजिए, 3 ग्राउंड है, ज्यादा नहीं है, आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा। ये प्री मेंस दोनों में आता है, जो हम बता दे रहे हैं उसको कभी भूलिएगा नहीं जब तक आप एचजेएस दे रहे हैं। देखिए मैं तो एचजेएस के बाद भी नहीं भूला। हाँ, नंबर 1 भूमि का आवंटन। अब देखिए अनियमितता के आधार, पहला भूमि का आवंटन, कॉमा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उल्लंघन में किया गया है। भाई किसी रूल या रेगुलेशन के वायलेशन में किया गया होगा तो आप दिखाइए कि साहब ये देखिए, ये तो कोड का ही कंप्लायंस नहीं लिया गया। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। या भूमि का आवंटन
निरसित अधिनियम, देखिए निरसित अधिनियम अभी कैसे है बता रहे हैं। भूमि का आवंटन निरसित अधिनियम यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950, इसका पूरा नाम है यूपी जमींदारी एबोल्यूशन, जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी उन्मूलन एंड एलआर का मतलब हुआ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के उल्लंघन में किया गया हो। भाई हमने आपको बताया तो कि 11 फरवरी 2016 के पहले तो यूपी जेडएलआर ही था ना, तो उस समय जो किया गया हो वो उस समय के यूपी जेडएलआर एक्ट के उल्लंघन में किया गया हो। भाई 11 फरवरी 2016 के पहले तो पैदा भी नहीं हुआ था ना यूपी जेडएलआर, लेकिन अलॉटमेंट तो हो सकता था, तो वो यूपी जेडएलआर से गवर्न हो रहा था। ठीक, अच्छा तीसरा लिखिए, सब में या है कोई एक। तीसरा लिखिए, भूमि का आवंटन राजस्व संहिता के अनुपालन में बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किया गया। देखिए आपको दो चीजें बतानी है ग्राउंड कि भाई या तो रेवेन्यू कोड में जो 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 सब्सेंटिव लॉ है उसमें किसी उसके किसी सेक्शन में जो में वायलेशन हुआ है, तो वो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में कुछ उसका है। और अगर उसके रूल्स के किसी वायलेशन, भाई रूल्स भी कानून है, रूल्स को आप ये नहीं कह सकते कानून नहीं। रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज सर्कुलर दीज ऑल आर लॉज। तो राजस्व रेवेन्यू कोड के जो रूल्स हैं उसके वायलेशन में किया गया हो, और उसके अलावा यूपी जेडएलआर के वायलेशन में किया हो। ये तीन ही ग्राउंड हैं, इसको जहन में अपने रखिएगा, ठीक है। और कलेक्टर ही इसमें जांच करेगा और वही रद्द करेगा, और किसी अथॉरिटी को ये पावर नहीं दी गई। इस पर एक केस लॉ लिखिए, केस लिखिए सत्य दुलारी, सत्य दुलारी वर्सेस बनाम ब्रिजभूषण, ब्रिजभूषण 1981 आरडी। देखिए इसमें क्या हुआ था मामले में कि एक एडीएम साहब जो थे वो अति उत्साही थे। एडीएम मींस अपर जिलाधिकारी, एसडीएम अलग होता है। अपर जिलाधिकारी को लगभग जिलाधिकारी जैसी ही शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पट्टा कैंसिलेशन में केस का डिस्पोजल कर दिया। तब फिर जब ये मामला गया तो ये कहा कोर्ट ने कि देखिए कैंसिलेशन जो है या तो कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और या एडीएम द्वारा तभी किया जाएगा जब एडीएम को या अपर कलेक्टर को ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, डीएम ने एम्पावर किया हो। अब जैसे डीजे डिस्ट्रिक्ट जज अगर जा रहा है कहीं छुट्टी पर, तो उसको ये स्पेसिफाई करना होगा कि मेरी जगह एक्टिंग डीजे का काम कौन करेगा। अमूमन प्रचलन में होता है कि एडीजे फर्स्ट को चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन उसको ये रिटर्न में डीजे साहब लिख के गए हों और नहीं लिख के गए हों और आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और सारी चीजें करने लगे तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। तो वही बात कही गई कि भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही केवल कलेक्टर द्वारा की जाएगी जब तक कि उसने अपनी ऐसी शक्ति का
प्रत्यायोजन अतिरिक्त कलेक्टर को न कर दिया। अब देखिए उसी को दूसरे तरह से लैंग्वेज बना दिया गया। अगर कर दिया है तब तो कर सकता है, नहीं किया है तो एडीएम नहीं कर सकता। ठीक, अब एक और केस लिख लीजिए इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर दूसरा केस लिखिए, शिवलाल शिवलाल वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। शिवलाल वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1985 1985 आरडी में हेल्ड किया गया कि न्यायालय द्वारा, देखिए न्यायालय का मतलब यहां पर कलेक्टर से है, कलेक्टर अपने आप में कोर्ट है यहां पर भाई, राजस्व न्यायालय है कलेक्टर। आप लोग सिविल कोर्ट ना समझिएगा, न्यायालय द्वारा यानी डीएम के कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर उन कारणों को लिखना होगा, लेखबद्ध करना होगा जिनके आधार पर उसने स्वतः संज्ञान लिया। अब आपने किसी मामले को एकाएक अपने संज्ञान, भाई आप सपना देख रहे थे, या तो आपका कोई हित उसमें जुड़ा हुआ है, घूस घूस मांगे थे उसमें आपको नहीं मिला ढंग से, तो आप कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर दिए, मान लीजिए, तो आपको रीजन कारण तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आवेदन पर आप कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुओ मोटो स्वतः संज्ञान पर कर रहे हैं तो कलेक्टर साहब को रिटर्न यानी लेखबद्ध कारण देने होंगे उन आधारों के, जिन आधारों पर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। ठीक बात। अब इसमें एक केस और लिख लीजिए, मिलेंगे नहीं जल्दी, इसलिए लिख लीजिए, अजय सिंह वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और देखिए ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि लोग जाते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पार्टी बना देते हैं, भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ही पार्टी बना देते हैं। ठीक बात। 1998 आरडी ये कह रहा है कि भूमि के, हेल्ड करके लिख लीजिए, भूमि के आवंटिती को भूमि के आवंटिती को उसकी भूमि का आवंटन, यानी जो उसको भूमि आवंटित की गई थी उसकी भूमि का आवंटन निरस्त करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस, सो काज नोटिस, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, जारी करते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। मतलब कि अगर प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो फिर ऐसा कैंसिलेशन मान्य नहीं होगा। नोटिस नहीं दी गई, तुरंत उनका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसको क्रॉस कर देगी ऊपर, तो पूरी तरीके से वैलिड है भाई। लॉटी आया, कहा भाई साहब साहब हमको कोई नोटिस ही नहीं मिली है, और ये तो नेचुरल जस्टिस है, दूसरे पक्ष की सुनो, आरडी अल्टरम पार्टम, तो ये एक सुनवाई का अवसर जो है ये है। अब निरस्तीकरण का प्रभाव क्या है, निरस्तीकरण का प्रभाव क्या है, निरस्तीकरण का प्रभाव और ऐसे भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण से उपचार, ये दो चीजें कल हम शॉर्ट में बता देंगे आप लोगों को, और चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मैं सेक्शन बता देता हूं आपको,
निरस्तीकरण का इफेक्ट जो है वो सेक्शन 128 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है, पढ़िएगा आप लोग आज। और भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण से उपचार 128 सबसेक्शन 4, इसको चाहे लिख लीजिए आप लोग। उपचार में भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण से, भाई जिसके भूमि का आवंटन कैंसिलेशन हो गया और मान लीजिए उसको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत तरीके से हुआ है, भाई लड़ाई तो वो भी लड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा, ये धारा 128(4) में बताया गया है, वो रिवीजन फाइल करेगा। कलेक्टर के उस जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में रिवीजन फाइल करेगा अंतर्गत धारा 210। और रिवीजन की लिमिटेशन याद कर लीजिए धारा 210 से 60 दिन ही होगी। ठीक है। अब उसका जो रिवीजन का फोरम होगा वो या तो आयुक्त होगा या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। उसके बाद अब पूछिए क्या होगा। उसके बाद रिट पिटीशन होगी अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान। और फिर अगर बात नहीं बनी तो और उसके आगे भी बता देना आप लोगों को, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा आदेश लेके SLP में 136। और फिर उसमें भी बात नहीं बनी तब क्या होगा, तब वो रिव्यू में जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे रिव्यू में भी बात नहीं बनी तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को पत्र लिखिए और क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। और कल हम लोग इसके आगे कुछ बातें अभी आवंटन में रह गई हैं, बाकी शेष बातों को कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग उन्हीं चीजों को उठाएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों को ही उठाएंगे तभी ये पूरा हल हो पाएगा, नहीं तो रेवेन्यू कोड काफी बड़ा है। ठीक है, वैसे हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहे हैं, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, तो अभी जाइएगा नहीं। ठीक है।